उस टाइम पे बैक लाइक 5 to 10 years पहले बड़ा ये फील्ड को देखा जाता था कि ये सही नहीं है, ऐसे खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब वहाँ पे ना जो हमसे पहले प्ले करके गए थे तो स्टेज पे उन्होंने सारे वो कांच और वो टुकड़े पड़े हुए थे, तो अब उन्होंने साफ किए मगर उतनी मतलब पड़ी नहीं थी अभी चीज़ें वहाँ पे। तो मुझे याद है मैंने मेरे साथ जो मेरा को एक्टर था मैंने कहा कि यार मुझे ना, अब वो सीन था कि उसने मुझे फेंक के ना मारना है। अच्छा। तो मैंने उसे कहा मुझे वहाँ ना फेंकना, प्ले से पहले की बात है कि मैंने उसको खड़ा किया, मैं कहा मुझे वहाँ ना फेंकना, ठीक है वहाँ कांच पड़े हुए हैं। तो जब प्ले हो रहा था और उस सीन के बीच में उसने मुझे एग्जैक्ट उसी जगह पे फेंका और वो कांच यहाँ पे और यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रागिब और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड। शी इज़ एन आर्ट डायरेक्टर, शी इज़ अ थिएटर परफॉर्मर, थिएटर प्लेस डायरेक्ट भी कर चुकी हैं। शी इज़ अ फूड ब्लॉगर एज वेल एज इनका अपना एक टेक्सटाइल ब्रांड भी है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम महानूर फातिमा। Thank you so much, Manur, for taking out time and coming to the local podcast. थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया। कोई मसला ही नहीं मानूर। इन शॉर्ट टाइम हमारे पास इतना नहीं होगा पूरी जर्नी के बारे में हम बात करें, लेकिन मुख्तसर करके अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था रागिब, बहुत फनी लगेगा तुम्हें, एक 9th स्टैंडर्ड में मुझे प्रोफेशनल कैमरा मिला था। उस वक्त DSLR तुम्हें याद होगा कि 9th स्टैंडर्ड में मतलब क्योंकि उससे पहले कैमरास वगैरह हमें मिलते थे तो, लेकिन वो उस तरह के नहीं होते थे। सोनी साइबर शॉट आया था वो, लेकिन जब DSLR आया ना हाथ में नहीं, ये तो मज़े वाली चीज़ होगी, कुछ करना चाहिए। हाँ कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से फिर एक स्टार्ट लिया और देन जब कॉलेज गई, किनेट कॉलेज था मेरा, और उस टाइम में अच्छा मुझे जो लगता है वो ये कि पहले के टाइम में ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है कॉलेजेस में। हाँ अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अब यूनिवर्सिटीज़ में और उसमें रश इतना ज़्यादा हो गया ना कि हर किसी ने, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होता था, बहुत सिलेक्टिव लोग आ रहे होते थे। तो मुझे याद है कि कॉलेज में हमारे हर हफ्ते एक दिन सेमिनार होता था जिसमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी वगैरह, जैसे मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह होती हैं, ये होता था, और एक दिन थिएटर प्लेज होते थे। अच्छा। तो अब वो बस कॉलेज नया नया गई हूँ और देखी हूँ सारा कुछ, तो उसी बीच में बस भाइयों, अच्छा जो मेरे दूसरे भाई हैं फहद भाई, उनका बहुत बड़ा एक हाथ था मेरे इन सारी चीज़ों के पीछे, कि उन्होंने शुरू से इतना ज़्यादा पुश किया ना कि नहीं करो, जाओ देखो। तो बल्कि अगर मैं कहीं किसी पॉइंट पे ये भी कह देती थी ना कि नहीं हो सकेगा, तो कहते थे करके तो देखो ना। तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ लाइक मतलब मेरी मदर की तरफ से या मेरे बाकी भाइयों की तरफ से सपोर्ट नहीं थी। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत ज़्यादा मसले थे, लेकिन वो एक जो भाई था वो खड़ा रहा बस पीछे कि नहीं करो, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे बैक लाइक 5 to 10 years पहले बड़ा ये फील्ड को देखा जाता था कि ये सही नहीं है, ऐसे खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब जब मैं आई हूँ तो शायद तुम्हें याद हो कि मैं देखी हूँ कि इतनी ज़्यादा लड़के हैं क्लास में और एक लड़की बैठी हुई है, तो NCA का भी यही सीन था। और मतलब उस टाइम में फिल्म मेकिंग अगर आप अपने मुंह से निकाल रहे हो ना कि मैंने फिल्म पढ़नी है या इस तरह से, तो वो एक बड़ा अजीब समझा जाता था कि अच्छा मतलब क्या क्या कर लोगी ये करके। सही बात है, ठीक है। तो क्योंकि एक तो इमेज ही ऐसी बना दी है हमारी इंडस्ट्री की सबने कि ओहो बहुत बहुत बुरा होता है इसमें तो, और सब। तो जर्नी मेरी बेसिकली यही थी कि वो फोटोग्राफी से स्टार्ट हुई और फिर थिएटर किया, किनेट में ही थिएटर भी शुरू कर दिया, फिर कवरेज करती थी, फिर आहिस्ता 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 फोटोग्राफी में ही आगे जाती गई, कॉम्पिटिशन्स जीते, लम्स में फोटोग्राफी की एग्जीबिशन हुई। अच्छा।
तो वो फिर करते करते सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते नहीं है कि आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो फोटोग्राफी को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बेसिकली फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी इसी चीज़ के लिए मैं फिल्म में आई थी, बट ऑब्वियसली जब आप आते हो आप और चीज़ें डिस्कवर करते हो। सही बात है। आप अपने इंटरेस्ट देखते हो, जैसे अब आर्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, हम एक एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम थिएटर टच करें तो थिएटर परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि थिएटर की परफॉर्मेंस के लिए हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द रोल एक्चुअली? अच्छा, तो बेसिकली थिएटर के रोल के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती थी, वो भी जैसे कह लो ना कि एक मुश्किल मरहला होता है, बिकॉज मेरा थोड़ा मेथड एक्टिंग की तरफ है कि आप उस कैरेक्टर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लो। और मेरे साथ इस चीज़ में, चलो उस चीज़ में मैं बाद में आऊँगी कि उसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, मगर उस रोल के लिए बेसिकली ये होता है कि जब मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट आती है ना आगे, तो मेरा पहला काम ये होता है कि मैं उस जो भी मेरा कैरेक्टर है उसका बैकग्राउंड देखूँ। अच्छा। उसकी सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, अगर वो ये कर रही है तो वो ये क्यों कर रही है, अगर वो ऐसे चल रही है तो वो ऐसे क्यों चल रही है, ऐसे बात कर रही है, किसकी तरफ उसका इंटरेस्ट है, क्यों है। तो वो सारा कुछ पहले। और इस चीज़ में अब अगर हम थिएटर की बात करें, स्क्रीन एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। तो लेकिन जब मैं थिएटर करती थी तो मेरी सबसे जो ज़्यादा जो बहस होती थी ना अपने डायरेक्टर के साथ, वो इसी चीज़ पे होती थी। अच्छा। कि अच्छा, अब मेरा एक प्ले था, उसमें अभी पहले सीन में ही वो लड़का मुझे आकर खत देता है और मैं पागल हो जाती हूँ खुशी से। तो मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के 10 दिन तक सिर्फ ये बहस कर रही थी कि उसको एकदम से प्यार कैसे हो गया। पहले सीन में हाँ। नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है ना रागिब, तो मैं उस कैरेक्टर, उस कहानी को रिलेट करने की कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं उनसे रिलेट करना, या किसी ऐसी चीज़ से जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हो। उससे ये होता है कि आपको, आप जब रिलेट कर जाते हो ना, तो आप उस कैरेक्टर में पूरी तरह आ जाते हो। हाँ, ये सही बात है। फिर आप उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हो कि अच्छा, अगर ये यूं कर रही है और मैं उस टाइम पे, मैं भी इस एज में यूं कर रही थी, तो क्यों कर रही थी। लेकिन चलो बंदा कैरेक्टर में तो आ गया, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस पे, फॉर एग्जांपल हमरा में अगर थिएटर परफॉर्मेंस हो तो बंदा कहीं पे भी कैरेक्टर से निकल सकता है। तो क्या टेक्निक्स होती हैं कि बंदा कैरेक्टर में ही रहे और पूरा प्ले करे? अच्छा, तुमने हमरा की बात की है, तो मैंने लास्ट ईयर हमरा में किया था सर मुबीन के साथ छोटा मोटा थिएटर की तरफ से प्ले। तो उसमें हम लोगों ने फोर्थ वॉल भी अपनी वो कर दी थी और हम लोग ऑडियंस में जाके भी परफॉर्म कर रहे थे। तो वो ये होता है रागिब, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप एक कैरेक्टर को एब्जॉर्ब करते हो या उससे रिलेट करते हो, तो आप उसकी लाइफ जी रहे होते हो। ट्रू। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जैसे मैं अपने हमेशा उस प्ले की एग्जांपल देती हूँ। मैं यूएमटी में प्ले करने गई और वहाँ पे ना जो हमसे पहले प्ले करके गए थे, तो स्टेज पे उन्होंने सारे वो कांच और वो टुकड़े पड़े हुए थे, तो अब उन्होंने साफ किए, मगर उतनी मतलब पड़ी नहीं थी अभी चीज़ें वहाँ पे। तो मुझे याद है, मैंने, मेरे साथ जो मेरा को एक्टर था, मैंने कहा कि यार मुझे ना, अब वो सीन था कि उसने मुझे फेंक के ना मारना है। अच्छा। तो मैंने उसे कहा, मैं मुझे वहाँ ना फेंकना। प्ले से पहले की बात है कि मैंने उसको खड़ा किया, मैं मुझे वहाँ ना फेंकना, ठीक है, वहाँ कांच पड़े हुए हैं। तो जब प्ले हो रहा था और उस सीन के बीच में उसने मुझे एग्जैक्ट उसी जगह पे फेंका और वो कांच यहाँ पे और यहाँ पे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रागिब, तुम्हें नहीं यकीन आएगा, मुझे उसे फील भी इतना कैरेक्टर में हाँ, कैरेक्टर इतना आपके अंदर गया हुआ होता है, आप इतना ज़्यादा उसकी लाइफ को जी रहे होते हो कि जैसे अब तुमने लाइव परफॉर्मेंस की बात की ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस जैसे हुकिंग कर रही है या जिस तरह से वो होते हैं कुछ लोग, वो हर एक का डिफरेंट होता है शो करवाने का। तो आप एक लाइफ जी रहे हो, तो बस आपको ये पता है कि जैसे स्टेज लाइट्स ऑन हुई है ना,
वो लाइफ शुरू हो गई है। अच्छा, कोई फेवरेट प्ले जो अभी तक याद है थिएटर का, ये वाला बेस्ट रहा है मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से? परफॉर्मेंस के हिसाब से यार कोई एक प्ले तो होता ही है ना जो ज़हन में होता है कि यार इससे बेहतर बड़ी हैवी ऑडियंस से अप्लॉज मिला है और बहुत सपोर्ट मिली है। किनेड में एक प्ले किया था मैंने, अच्छा। मंटो पे। और उसके अलावा जो मैंने यूनिवर्सिटी में एक प्ले किया था, बनेरिया। अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरा कैरेक्टर था रुबाब के नाम से। अच्छा। और 2 साल बाद भी जब लोग मुझे मिलते हैं और वो मुझे पीछे से कहते हैं ना रुबाब जरा बात सुनना, तो मैं यूँ ही हो जाती हूँ कि यार मतलब अच्छा तुम भी वहाँ मौजूद थे। और अभी तक याद है 2 साल बाद भी याद है, लिटरली लोगों को अभी भी याद है। तो वो मुझे लगता है, और उस कैरेक्टर से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा था कि ईजी चीज़ नहीं थी। लोग कहते हैं ना कि हाँ कैरेक्टर में। अच्छा रागिब, एक और बहुत बड़ा मसला है वो ये कि कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो ना कहते हैं कि आपको बुलाते हैं प्ले के लिए और कहते हैं कि ना आप ना ये प्ले कर लें, ठीक है कैरेक्टर मुश्किल है लेकिन हम आपको कैरेक्टर से निकाल लेंगे आफ्टर द प्ले। अब मेरा सवाल जो उन डायरेक्टर्स के लिए है कि आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं, आपको क्या पता है मेरे बारे में, और आप कह रहे हैं कि हाँ बस मुझे कैरेक्टर पूरी तरह दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद निकाल लूँगा। आप मुझे कैसे निकालोगे, आपको तो मेरा पता ही नहीं है। सही बात है। और जो सबसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लगता है मेथड एक्टिंग या इस तरह की चीज़ों का, वो यही है कि जब आप रिलेट कर जाते हो ना किसी कैरेक्टर से, आप अपनी लाइफ का कोई एक पार्ट जोड़ लेते हो और ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई एलिमेंट आपके अंदर पहले से मौजूद होता है उस कैरेक्टर का, तभी आप उसकी लाइफ को इतना आपने एब्जॉर्ब किया होता है और सब। तो उस कैरेक्टर से बाहर निकलना ना नॉट इजी, आपको बहुत टाइम लगता है। अच्छा। कि आप निकलो, मतलब मैंने जब बनेरा की जो मैंने बात की है तो उसमें से निकलने में मुझे लाइक क्या ना साल लगा था। मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त उस कैरेक्टर में रहती थी, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई एलिमेंट उसकी लाइफ का, उस कैरेक्टर की लाइफ का आपके अंदर होता है पहले से मौजूद, तो आप उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में। सही बात है। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और लाइव परफॉर्मेंस का जहाँ तक बात है तो वो भी यही है कि जब आप वो इतना एब्जॉर्ब कर लेते हो ना अंदर, तो वो जब आप स्टेज पे जाते हो तो बस आपके लिए वो लाइफ चल जाती है कि बस ठीक है अब मैं वही लाइफ जी रहा हूँ, अब ये सारा कुछ होना है और आपको नहीं फर्क पड़ रहा होता कि ऑडियंस क्या कह रही है। अच्छा, अब हम एक्टिंग की बात को थोड़ा कंक्लूड करते हैं। तो आखिरी सवाल है कि मतलब फिल्म की एक्टिंग भी आपने की है, फिल्म, टीवी सीरीज और थिएटर की भी की है, तो फ़र्क क्या होता है ऑन स्क्रीन एक्टिंग वर्सेस लाइव एक्टिंग करना? मेरे ख्याल में स्क्रीन एक्टिंग ज़्यादा इजी होती है। अच्छा। बनिस्बत थिएटर एक्टिंग से, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट जैसे ड्रामा किया है, एक दुबई का ही है उनका प्रोडक्शन हाउस, वहाँ फ्लिक्स चैनल है उनके साथ। अच्छा। तो जब मतलब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, सारा कुछ ठीक है, मुझे कैरेक्टर मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। स्क्रीन में ये होता है कि आपके पास मार्जिन होता है उस कैरेक्टर को छोड़ने का। ट्रू। कि जैसे ब्रेक हुई है या आप रात को घर गए हो, तो जब आप बिस्तर पे लेटे हो सोने के लिए, तो उस टाइम पे आप मतलब मेरा अगर कोई कैरेक्टर है तो मैं वो कैरेक्टर ही नहीं हूँ, शायद मैं महानूर ही हूँ जो आराम कर रही है और जो दूसरे तरीके से सोच रही है। और जब आप थिएटर की एक्टिंग कर रहे होते हो तो थिएटर की एक्टिंग में जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो जब घर भी जाती थी मैं उस कैरेक्टर में होती थी, क्योंकि जब भी मैं किसी भी प्ले में मैंने जब अपना किया तो मेरी एक डिमांड होती थी अपने डायरेक्टर से, अपने एक्टर से और अपने इर्द दोस्तों से कि यार मुझे ना इतने दिन जब तक प्ले नहीं होता है ना तब तक तुम लोगों ने ना मुझसे ना महानूर वाली चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी। तो जो इस कैरेक्टर की डिमांड है ना मैं वैसे ही चलूँगी, वैसे ही सब कुछ करूँगी।
तो मुझे तंग नहीं करता। यानी कि थिएटर में कैरेक्टर आपके साथ रहता है, हाँ। और फिल्म में सिर्फ सेट तक ही महदूद रहता है कैरेक्टर, ऐसे ही है ना? हाँ, फिल्म में या ड्रामा में आप जब तक आप सेट पे हो आपके साथ वो कैरेक्टर है, मतलब मेरा ये होता है। ठीक है, बहुत इन डिटेल हम चले गए एक्टिंग में। कमिंग टू द डायरेक्शन साइड, थिएटर की डायरेक्शन और फिल्म वगैरह की डायरेक्शन, क्या चीज़ होती है? स्क्रिप्ट कौन सी आप ग्रैब करती हो कि यार ये स्क्रिप्ट को मैंने डायरेक्ट करना है? क्या खास बात होनी चाहिए स्क्रिप्ट में? अच्छा, मेरे ख्याल में एज अ डायरेक्टर अगर मैं बात करूँ तो मैंने थिएटर की भी डायरेक्शन की हुई है, म्यूज़िक वीडियोस की भी की हुई है, TVCs की हुई है। जो एक चीज़ मुझे स्क्रिप्ट में अट्रैक्ट करती है वो ये कि कोई टिपिकल चीज़ तो नहीं हम दिखा रहे, कोई बहुत ही कह लो कि जो ऑडियंस देख के ये ना कहे कि अच्छा यार मतलब इसको तो तुम जिस भी उससे देखोगे एंगल से ये सेम ही है। सही बात है, कुछ यूनिक होना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ये डिफरेंट हो जाए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मुझे दिखाओ कोई चीज़, नहीं। ऑब्वियसली आर्ट कॉपी होता है, सही बात है, ये स्क्रिप्ट्स कॉपी होती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई नई चीज़ आए तो मैं बनाती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर मुझे बहुत ज़्यादा टिपिकल साइट पर जाकर और इस तरह की स्क्रिप्ट्स बहुत इरिटेट करती हैं। थिएटर की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने लास्ट अपना जब यूनिवर्सिटी में फेयरवेल दिया थिएटर को, तो मैंने जब प्ले करवाया तो मेरा मेन मतलब ऑडिशंस हुए और जो मेरा जो मेन लीड थी उसको मैंने 3 महीने लगाए उस पर, सिर्फ उस कैरेक्टर में डालने के लिए। तो वो यही रीज़न थी कि अगर मेरी स्क्रिप्ट डिफरेंट है, सही बात है, तो मेरा जो कैरेक्टर है उसको देख के, उसकी एक्टिंग को देख के पता लगना चाहिए, नजर आना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि सबने तारीफ, मतलब मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि नहीं ये चीज़ सही नहीं हुई या इसलिए ये एक्टर यहाँ पे कमी कर रहा है, नहीं। अच्छा, आसान कौन सी चीज़ है? थिएटर प्ले डायरेक्ट करना आसान है या फिल्म या शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करना आसान है? शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करना आसान। क्यों, वजह क्या है? ऐसा वैसे एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है। ये मैं हूँ जो कह रही हूँ कि हाँ वो इजी है और वो इजी नहीं है, लेकिन जब आप शॉर्ट फिल्म या DVC या म्यूज़िक वीडियो की आप बात कर रहे हो ना, उसमें ये होता है कि थिएटर लाइव परफॉर्मेंस, ठीक है, बीच में ज़रा सी गलती हो गई ऐसे ही आप गए, आप लिटरली गए। सब कुछ उस टाइम पीरियड में ही होना होता है, उस टाइम पीरियड में होना और होता है, ऑडियंस का रिस्पांस भी आ रहा होता है, और ऑडियंस का साथ साथ आपका रिस्पांस आ रहा होता है। लेकिन यही जब आप शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो या DVC डायरेक्ट कर रहे होते हो, आप टेक्स करते हो। अच्छा यार नहीं इस टेक में नहीं, अगली टेक में कर लो, नहीं हाँ या चलो सेट दोबारा इस तरह से डिज़ाइन कर लो या कुछ। लेकिन थिएटर में आपके पास नहीं होती, आपके पास टाइम नहीं होता, बस प्ले ऑन, you have to go all in। हाँ, कि मतलब प्ले स्टार्ट हो गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे होते हो आपके पास बहुत मार्जिन होता है चीज़ों को सही करने का। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर्ट डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन का अभी मुझे नहीं लगता कि इतना लोगों को इन डेप्थ पता होगा, डिटेल वगैरह, तो थोड़ा सा पहले आर्ट डायरेक्शन के बारे में बताओ कि व्हाट इज आर्ट डायरेक्शन। अच्छा, तो बेसिकली आर्ट डायरेक्शन जो है वो एक चलो छोटा सा पार्ट है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग बेसिकली ये होती है कि आपको एक फ्रेम में यानी स्क्रीन पे आपको जो भी नज़र आ रहा है ना, प्रॉप्स हो गए, वॉल का कलर क्या है, कॉस्ट्यूम का कलर क्या है, मूड क्या बना हुआ है उस सीन का, वो सारा कुछ काम होता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर का। अब वो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के आगे से जो है वो एक छोटा सा उसका पार्ट आता है आर्ट डायरेक्शन, जिसमें बेसिकली आप देख रहे होते हो, प्रॉप्स देख रहे होते हो, सेट देख रहे होते हो, तो वो सारा कुछ आपका आर्ट डायरेक्शन में आता है। और बिल्कुल सही तुमने बात की है कि लोगों को अभी इतना नहीं पता। एग्जैक्टली। तो हमने भी जब मतलब मैं किसी को बताऊँ हाँ जी मैं आर्ट डायरेक्शन, तो वो कुछ सॉरी मुझे नहीं बता रहे हैं, फिर मुझे कहना पड़ता है यार
सेट डिज़ाइन। हाँ, अच्छा तो हमारे पास आर्ट डायरेक्टर मौजूद है, हम पूछ लेते हैं कि इस सेट की डायरेक्शन आर्ट डायरेक्शन ठीक हुई है? यार हाँ बिल्कुल, वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में हर चीज़ बेहतर होती अभी तक तो ठीक है ना, सब कुछ हाँ, मैच हो रहा है, सेट हाँ, बेहतरीन है। चलो ठीक है, लेट्स नाउ टच फूड ब्लॉगिंग। थोड़ी सी फूड ब्लॉगिंग भी आपने की है तो करती हूँ। करती हो, हाँ। तो खाने का शौक होना चाहिए तभी आप फूड ब्लॉगर बनते हो या क्या सीन है? इंस्पिरेशन कहाँ से आई? यार अच्छा, अब मैं बता देती हूँ, शायद तुम्हें यकीन ना आए। आई एम बिग फूडी। मतलब लोग अक्सर ये बात करते हैं, मुझे ऑफिस में भी अक्सर ना ये बात सुनने को मिलती थी कि अगर तुम फूडी हो तुम मोटी क्यों नहीं हो। तो फूडी ज़रूरी नहीं कि मोटे हो और उनको बस खाना खाने का शौक हो। फूड ब्लॉगिंग का शौक मुझे इस तरह से चढ़ा था कि मुझे शौक था कि मैं हर तरह का कुजीन, हर तरह का खाना ट्राई करूँ, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो महंगे से महंगा कोई खाना हो, मुझे ट्राई करना है। मुझे हर चीज़ खानी है, मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है कि हर चीज़ का टेस्ट कैसा है। फलां कैफ़े है, उसकी हाइप बनी हुई है, या उसकी ये वाली कॉफ़ी अच्छी है, या उसका ये वाला केक बहुत अच्छा है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप जाते हो किसी कैफ़े में, हाँ, आप ऑर्डर करते हो, यू जस्ट रिकॉर्ड एवरीथिंग और बाद में अपना ओपिनियन देते हो कि ये कैसा था? हाँ, मतलब आपको ऑब्वियसली आपको अपना ओपिनियन देना ही होता है लाजमी। और जब मैंने स्टार्ट की थी उस टाइम पे फूड ब्लॉगिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ट्रेंड था ही नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे इस्लामाबाद में 2-3 लोग थे, 2-3 लिटरली 2-3 लोग थे, और लाहौर में 2-3 लोग थे। तो वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया आगे? अब वो कंटिन्यू इस वजह से नहीं किया क्योंकि अब वो एक तुम्हारी वाली बात, क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू कर दो। वो बस साथ साथ चल रही होती थी कि अच्छा टाइम मिल गया है तो चलो रिव्यू कर देती हूँ, लगा देती हूँ, कर देती हूँ। तो अब ये होता है कि ऑब्वियसली फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले भी आपको अप्रोच कर रहे होते हैं कि अच्छा आप आएँ और आप रिव्यू दें और सारा कुछ, लेकिन ऑब्वियसली आपके टाइम और आपकी प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, अभी भी इतनी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या टच करें। तो फाइनली कमिंग टू योर क्लोथिंग ब्रांड सारी टेल्स, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से आइडिया आया, इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन, और ये कब शुरू किया था? ये मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था 2023 सितंबर में। अच्छा। और उस टाइम पे ये था कि मैं अपनी थीसिस से फ्री हुई थी और आई वाज डूइंग जॉब एट LGS JT। तो उसके मतलब जो फ्री टाइम था ना, जो वहाँ से मुझे फ्री टाइम मिलता था, तो फ्री टाइम में मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है, फ्रेंड्स के साथ वो गैदरिंग और वो सारी चीज़ें नहीं रही हैं, अब हर चीज़ ऑफ होती जा रही है। तो फिर मुझे ना लाइक मेंटली मैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी कि ये क्या एकदम से अब मैं क्या करूँ, कुछ होता रहे। हाँ, तो मैं शुरू से वो वाली बंदी हूँ जो कहती है कि बस कुछ होता रहे लाइफ में, मैं बिजी रहूँ। तो अम्मा को शौक था अच्छा कि ना तुम ऐसा करो, तुम ना कपड़ों का कुछ शुरू करो। तो और ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू से ना मैंने अक्सर मैं देखती थी, तो अम्मी ने जैसे ये टेबल क्लॉथ्स होते हैं इन सब पे ना की खुद करती थी मेरी अम्मा। तो बस वहाँ से एक आइडिया आया। तो अभी भी डिज़ाइन अम्मा ही करती हैं? डिज़ाइन शुरू में मतलब वो हेल्प करती हैं, ऑब्वियसली वो सिलेक्शन उन्हीं की होती है, मैं सिर्फ ऑप्शंस उनको दे देती हूँ कि अम्मा ये चीज़ें मैं चाह रही हूँ, और फिर वो सिलेक्ट करती हैं कि हाँ इसको इस तरह से कर लो, इसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लो। तो बाकी मतलब कह लो कि जो पास करती हैं बेसिकली चीज़ें वो अम्मा ही हैं। तो अभी स्पेसिफिकली आप लोग टारगेट कर रहे हो साड़ी? साड़ी, सिर्फ साड़ी। सिर्फ साड़ी ही रखना है या आगे एक्सपैंड करना है? और होपफुली। तो सिर्फ साड़ी ही क्यों? सिर्फ साड़ी इस वजह से रागिब क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में साड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखना शुरू किया कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट्स में नॉर्मली साड़ियाँ पहन कर आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि साड़ी को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो साड़ी ना एक बहुत कह लो कि हैवी चीज़ लगना शुरू हो गई लोगों को। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए, उस चीज़ को ट्रेंड में लाने के लिए, तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया उस वक्त आई गेस 2 और ब्रांड्स थे जो सिर्फ साड़ी को टारगेट कर रहे थे।
ठीक हो गया। कमिंग टू एंड महानूर, हम एंड पे हर गेस्ट से एक शायरी शेर सुनते हैं, हम शायरी का तड़का लगाते हैं। अच्छा, तो एंड पे कोई शेर, कोई 2 लाइनें ज़रूर सुनाओ। सवाल आंखों में जवाब जानती थी वो, हम्म मोहब्बत उल्फत रकाबत, हम्म। मतलब कि ये सब मानती थी वो। अच्छा। मेरा हाथ भी थामा, मेरे करीब भी आई, मगर हर बार कांपती थी वो। ज़माने की सख्तियाँ, सॉरी, ज़माने की तेज़ हवाएं मुझ में छेद ना कर जाएं, अपनी खुद ही हर बार मेरे सामने टांगती थी वो। सवाल आंखों में जवाब जानती थी। वाह, ये किसकी शायरी है, किसने लिखी है? ये मेरे एक सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने हम लोग एक फिल्म पे काम कर रहे थे, तो कैरेक्टर के लिए उन्होंने लिखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच महानूर फॉर योर welcome. टाइम। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आगे शेयर भी करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।